हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने अध्याय 8 कंप्लीट कर लिया था। वो जो लेसन था वो थोड़ा सा बड़ा था, वो 3 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है। संधि, ठीक है, हमने संधि पढ़ी थी, तो वो 3 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है और बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान के साथ में हमने उसको पूरा किया है। आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही समास की तरफ बढ़िए, ठीक है। चलिए, आज जो हम बात करेंगे अध्याय 9 समास की बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अब हम आधे से ज़्यादा लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो हमने बुक चला रखी है ना यूट्यूब पर, उसको हम आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले दिन इंडेक्स पूरा दिखाया था और अब जो लेसन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और जो पहले वाले थे वो भी इम्पॉर्टेंट थे। वो थोड़ा समझ में आ जाते हैं बहुत जल्दी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब चीज़ें इजीली थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन जैसे हुआ संधि, जैसे हुआ समास, ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की, अपनी जैसे आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें समझाने की, ताकि बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा सा जो घबराहट होती है वो घबराहट दूर हो जाए और साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में आप सभी के दिमाग में वो स्थायी रूप से बैठ जाए, ठीक है। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब शुरुआत कर ही लेते हैं समास की। बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए समास, समास शब्द का अर्थ यानी कि संक्षिप्त या छोटा करना। देखिए, अर्थ पर फोकस मैं बार बार करूंगी, कारण क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है और तब हम भूल जाते हैं कि अरे भैया ये वाला ऑप्शन करें या ये चार में से हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें अर्थ पर भी फोकस करना है कि जो समास का जो अर्थ है ना उसको हम संक्षिप्त या छोटा करना कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल समास कहेंगे। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किसका लोप होगा? विभक्ति चिन्हों का। जब हम तत्पुरुष पढ़ेंगे ना, इसका एक भेद है तत्पुरुष, उसमें विभक्ति चिन्ह के बारे में बात की गई है, उसमें विभक्ति चिन्ह का रोल है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कि विभक्ति चिन्ह हमने पुरानी कक्षाओं में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ा था? याद कीजिए, कारक में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? कारक में पढ़ा था। अगर अभी तक भी वीडियो नहीं देखिए ना, प्लीज़ जाकर देखिए, है ना। ऐसे छलांग लगाएंगे ना तो गिर जाएंगे। बेबी स्टेप चलिए, धीरे 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 बढ़ना है, तभी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। एकदम से छलांग लगाई और बीच में क्या हुआ? लुढ़क गए, है ना, चोट वोट लग जाएगी ना। तो हमने क्या करना है? हमने बेबी स्टेप ले लेकर ऊपर बढ़ना है। जाकर आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति का मैंने एक और नाम बताया था आपको, अगर आपको याद है तो। देखिए, विभक्ति का मैंने कहा था आपको परसर्ग। क्या बताया था? परसर्ग। अच्छा, ये परसर्ग क्या है? परसर्ग विभक्ति ही है, बस उसका थोड़ा सा अन्य नाम है ये। या तो कह दो विभक्ति या कह दो परसर्ग, बात एक ही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है परसर्ग कह के, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। सर पकड़ के नहीं बैठना है कि ये परसर्ग आया कहाँ से, ये कौन सा शब्द आ गया है। तो ये है विभक्ति ही है ये, ठीक है, विभक्ति ही है। चलिए बात कर लेते हैं। तो विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जो समास का भेद है ना, तत्पुरुष जो हम आगे पढ़ेंगे, तत्पुरुष जो है उसमें आता है ये। किस में आएगा? ये तत्पुरुष समास में आएगा। विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप नहीं लोप हो जाएगा, ठीक है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है। देखिए, ये संक्षिप्त का मतलब क्या है? यानी कि है छोटा करना। और भाषा में क्या है? संक्षिप्तता का बहुत ही महत्व है। क्यों महत्व है? अगर हम किसी भी बात को ज़्यादा ज़्यादा शब्दों में कहेंगे
तो उसमें देखो एक तो नीरसता आ जाएगी, है ना, उसमें आनंद आएगा ही नहीं। छोटी बात कहो, सटीक कहो, पूर्ण कह दो, तो बात समझ में भी आएगी, पूरी भी हो जाएगी और हमारी एनर्जी भी कम लगेगी, है ना। तो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग न करके कम शब्दों का प्रयोग और पूरी बात को कह देना ही समास है। ठीक है, देखिए समास इसमें से सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। कम से कम शब्दों द्वारा और बड़ी से बड़ी बात कह देंगे। कुछ लोगों को हमने देखा है, बात को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वो बहुत 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 खींचते चले जाते हैं। क्या होता है उससे? ऊब जाता है इंसान। क्या होगा? ऊब जाता है इंसान कि ये इसकी बात खत्म कब होगी, ये तो मेन चीज़ पे तो आ ही नहीं रहा, ट्रैक पर तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ बातें कर रहा है। ठीक है, होता है ना, होता है ऐसा। तो क्या करना है? कम से कम शब्दों का प्रयोग और सटीक बात और पूरी बात करनी है। तो इसमें समास सहायक होगा, समास ही है फिर ये। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। 1 2 3, 3 शब्द हो गए हैं और इसको हम समास में कर देते हैं तो लिख देंगे दिन रात। क्या लिख देंगे? दिन रात। तो दिन रात कहो या दिन और रात कहो, बात तो एक ही है। तो हम इतने शब्दों को लेकर ही क्यों आए, जब हमारी बात तो 2 शब्दों से पूरी हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना, फिर इतने बड़े बड़े शब्दों को लेकर भी क्यों आना है? समझ रहे हैं? इसलिए समास है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर। देखिए, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, इससे थोड़ा सा अलग है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बताना भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी प्रश्न टॉपिक्स में से छूटे ही ना, छूटे ही ना, है ना, क्योंकि जब पढ़ा है ना तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन आता है तो सर पकड़ के नहीं बैठना है, याद आना चाहिए कि हाँ जी हमने ये पढ़ा था। देखिए जो समास है ना, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। समास किन दो, ये देखिए समास किन दो के मेल से बना है, तो बना है सम धन आस। किसके मेल से बना है? आस। समधन आस के मेल से बना है समास। इनके योग से क्या बना है? समास। अच्छा, समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था हमने, संक्षिप्त पढ़ा था ना, यानी कि समान रूप से, सम यानी समान रूप से दो पदों को पास पास लाना, दो पदों को पास पास लाना ही समास कहलाएगा। ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि समास क्या है? समधन आस के योग से समास बना है। पूछा जा सकता है, ऑप्शंस ऐसे से दिए जाएंगे, भटक जाओगे। तो भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आंसर दीजिए और मंजिल ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ से। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों का लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्ह का तो लोप होना ही है ना। विभक्ति चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा। उसके बाद जो नवीन शब्द बनेगा ना वो सामासिक या समस्त पद कहलाएगा। तो पहली बात हमें याद रखनी कि भाई क्या होगा? विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ आ रहा है ना। विभक्ति चिन्ह की बात हमने कही थी, कारक में की थी, याद है ना, कारक में कही थी ये बातें हमने, और इसको हमने परसक भी बोला था, बिल्कुल बोला था। बार 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 दोहराने से क्या होता है? बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि अगर आपका ध्यान भी भटका हुआ होगा ना वो भी वापस आ जाएगा। कहीं भी आपका ध्यान भटका हुआ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, उसी का गेम है और कुछ भी नहीं है। सारा खेल ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। तो अगर कहीं पर आपका ध्यान भटक भी रहा हो तो वो वापस मैं लेकर आऊँगी, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? विभक्ति चिन्हों का जो लोप होगा और लोप होने के कारण जो नवीन शब्द बनेंगे वही समास है, वही समस्त पद है, वही सामासिक है।
ठीक है, आगे उदाहरण जब देखेंगे ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। देख लेते हैं फिर। देखिए अगली लाइन देखो, ये देखिए, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? विग्रह। यानी कि आपने पढ़ा था ना, जब संधि पढ़ा था तो हमने संधि पढ़ा था और संधि विच्छेद पढ़ा था, उसी प्रकार से है विग्रह भी। ठीक है, देखिए हर एक चीज ना चेन की तरह है। क्या है? चेन के जैसी है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। क्या है? जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एक चीज याद करोगे ना, अब जब अगला पढ़ोगे तो वो उससे क्या होगा? जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हर एक टॉपिक को, हर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपस में ये क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। देखिए विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था ना, और हमने संधि विच्छेद भी किया था, उसी प्रकार से विग्रह भी है ना। विग्रह मतलब अलग होना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी उदाहरणों के साथ भी। यहाँ देखिए, जैसे धन संपन्न, धन संपन्न समस्त पद का विग्रह, यानी कि धन से संपन्न, धन से संपन्न, ये विग्रह हो गया है। या तो कह दो धन संपन्न या धन से संपन्न, बात तो एक ही है, लेकिन जब हम इस पद का विग्रह करेंगे तो वो ये रूप निकल कर आएगा। आगे देखिए, रसोई घर समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो रसोई घर है ना, ये पिछली किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये देखिए रसोई घर, तो इसमें क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। ऑप्शन आया था रसोई का घर, रसोई के लिए घर, घर के लिए रसोई, इस तरह से। तो हमें याद रखना है इसका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। समस्त पद में मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होंगे? दो भेद होंगे। पहला होगा पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद। पहला कौन सा होगा? पूर्व पद, और दूसरा कौन सा होगा? उत्तर पद। यानी कि हमारे दाईं ओर क्या हो जाएगा? उत्तर पद, बाएं ओर क्या हो जाएगा? पूर्व पद। क्लियर? क्लियर हो रही होंगी। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूर्व का मतलब तो पहले होता है, इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये देखिए, आप किसी भी तरह से इनका मेल जोल करके आप इनको याद रखिए। ठीक है, कैसे भी ट्रिक बैठाइए, आप इनको याद रखिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़े से दिमाग से क्या हो जाती है, फिसल जाती हैं, उनको हमें ट्रिक के सहारे से याद रखना पड़ता है फिर। ठीक है, जैसे देखिए समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व, इसमें देख लेते हैं हम, पूजा घर, यानी कि पूजा जो है वो क्या है? पूर्व पद है, और उत्तर पद क्या है? घर। तो यानी कि पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर, तो ये इसका समास विग्रह हो गया है। क्या हो गया है? समास विग्रह। माता पिता, माता क्या है? पूर्व पद, पिता पिता है उत्तर पद, यानी कि माता और पिता। नवरत्न, नव धन रत्न, यानी कि नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। देखिए अगर मैं बोलूँ नौ रत्नों का समूह, तो ये तो ज़्यादा शब्द लग गए ना एक ही बात को बोलने के लिए, तो हमने क्या कह दिया? इसको नवरत्न बोल दिया। यही तो समास है, यही तो समास है। नवरत्न बोल दो, या फिर मैं बोलूँ नौ रत्नों का समूह। कौन सा ज़्यादा सुनने में कर्ण को प्रिय लग रहा है? कर्ण प्रिय कौन सा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है नवरत्न। या नौ रत्नों का समूह कह देंगे तो ज़्यादा शब्द, ज़्यादा एनर्जी जाएगी, ज़्यादा शब्द जाएंगे। कम शब्दों में पूरी बात कहनी है हमें, वही समास है। ठीक है, हस्तगत, यानी कि पूर्व पद है हस्त और उत्तर पद है गत। हस्त में गया हुआ, हस्त में गया हुआ। ठीक है, ये देख लेते हैं समास के भेद, समास के भेद। समास के चार भेद होते हैं। ये देखिए, मुख्यतः समास के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार। देखिए ये टर्म देखिए आप, मुख्यतः, अगर बात मुख्यतः की आएगी तो बिल्कुल 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 चार भेद हैं। और अगर बात आती है समास कितने हैं, तो समास तो 6 हैं। और अगर बात की जाएगी मुख्यतः, तो मुख्यतः होंगे 4। देखिए अगर प्रश्न में आ जाता है मुख्यतः, अगर ये टर्म आ गई ना, तो आपने
आंख बंद करके लगा देना है 4 पे टिक। और अगर मुख्यतः वाली बात ही नहीं आई है, मुख्यतः टर्म यूज ही नहीं करा है, तो आप लगा देना 6। क्या लगा देना? 6। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मुख्यतः इसमें है या नहीं है, गलत मत करके आना, ठीक है? कहीं इस वीडियो में कमेंट करें कि मैम आपने क्या बताया था और क्या हो गया है, ऐसा मत करना। मुख्यतः की बात की जाएगी तो 4 होंगे और वैसे हैं 6। अब मैं बताऊंगी 6 भी कैसे हैं ना, बताती हूँ अभी। देखिए यहाँ देखिए जो पहला है ना वो तो है, अब मैं इसके भेद बता रही हूँ समास के, ध्यान से समझना। पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अच्छा, सेकंड कौन सा है? सेकंड है तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास हो गया। अच्छा जी, तीसरा कौन सा हो गया फिर? तीसरा हो गया द्वंद्व समास। कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। अच्छा, और इसमें 4 बोले ना, तो चौथा कौन सा होगा फिर? चौथा है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। ये हो गया चौथा। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैडम ने 6 कैसे बोल दिया? इसमें तो 4 है, अभी तो आप 4 समझा रही हो। देखिए 6 कैसे होगा? तत्पुरुष के ही 2 भेद निकल कर आएंगे, तत्पुरुष में से ही दो भेद निकलेंगे और वो हो जाएंगे। पहला है द्विगु, यहाँ लिख देते हैं। पहला कौन सा है? द्विगु। और दूसरा है कर्मधारय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। फिर ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6। और बात की जाएगी मुख्यतः की, तो मुख्यतः होंगे 4, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और 6 कैसे हुए? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय, ठीक है। तो ये तत्पुरुष के भेद हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर। हाँ, 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता में विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है, यहाँ पर ये ना स्टार लगा दो, ये इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा समझना। फिर आगे इसी से अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये वाली बात, तो आगे हम इजीली कर पाएंगे। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है, पहला शब्द प्राय क्या होगा? प्रधान होगा, उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास, यानी कि पहला पद क्या होगा इसमें? प्रधान। और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होगा, जैसे कि एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, फिर ये बना समास बन गया भाई, ये समस्त पद कह दो। तो अगर पूर्व पद समान, देखिए अब देखिए ध्यान से समझिए, ये देखिए ये क्या है? पूर्व पद। ये क्या है? उत्तर पद। अगर ये प्रधान है ना तो होगा अव्ययी भाव, और यदि ये प्रधान है तो होगा तत्पुरुष। कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, बिल्कुल। अव्ययी भाव होगा तो पहला पद प्रधान हो जाएगा, पहला शब्द। दूसरे में दूसरा होगा तो हो जाएगा अव्ययी भाव। और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होंगे, भाई ये भी प्रधान ये भी प्रधान, तो वो होगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास कहलाएगा जिसमें दोनों ही क्या हैं भाई? द्वंद्व से समझ लो दो, तो दोनों ही इसमें क्या होंगे? प्रधान हो जाएंगे। और जिसमें कोई भी प्रधान ही नहीं है, भाई कोई प्रधान नहीं है, ना तो ये वाला, ना तो पहला, ना दूसरा, फिर हो जाएगा बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या है? कोई भी पद या कोई भी शब्द प्रधान नहीं है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। इसी के अनुसार हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा जो बात ऊपर की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त बिंदु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए हैं। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास में निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
कितने? तो हम 6 प्रकार, मैंने जैसे बताया था ना ऊपर, भाई मुख्यतः है तो 4 और वैसे तो आएगा 6। तो हम किस में अध्ययन करेंगे? 6 प्रकारों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 6 प्रकारों में इसका अध्ययन। जो बात आपको ऊपर बताई गई थी वही बात यहाँ पर भी रिपीट हो चुकी है कि अगर समास के भेद प्रकार पूछ लेंगे तो 6 हो जाएंगे, और अगर मुख्य की बात की जाएगी तो 4 हो जाएंगे। बिल्कुल जो ऊपर समझाया था वही नीचे आ चुका है। देखिए अब देख लेते हैं अव्ययी भाव समास को। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, इसकी 2 वीडियो बनेगी। ठीक है, देखिए पहला देख लीजिए, अव्ययी भाव समास। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन और कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा ही रहता है। वो सदैव कैसा रहेगा? एक सा ही बना रहेगा। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा? पहला पद, अभी ऊपर पढ़ा था कि पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा और वो कहलाएगा अव्ययी भाव। इतनी सी बात याद रख लो। ठीक है, जैसे कि देखो इसकी पहचान देख लो आप पहले तो, है ना, ज्यादा सोचो ही मत। किताबी भाषा पढ़नी नहीं है ना, हमें तो सरलता के साथ पढ़ना है, समझ में भी आ जाए दिमाग में। देखो इसमें ना यथा आपको मिल सकता है, प्रति आपको मिल सकता है, मिल सकता है आपको, और भर मिल सकता है, आजन्म, इस तरह के शब्द आपको पहले देखने को मिलेंगे शब्द की शुरुआत में। और जब ऐसे शुरुआत में आपको पहचान मिल जाए ना, आंख बंद करो, अव्यय भाव लगा कर आ जाओ। ठीक है, गारंटेड सही है, समझो बात को। तो ये कुछ आप पहचान समझ लो, उसके बाद में इतना घुसना थोड़ी है भाई। क्या करना है हमें? एग्जाम क्लियर करना है ना, एग्जाम क्लियर करना है ना हमें। हमें कोई वो बनना तो नहीं है इसका कि भाई हम पीएचडी कर रहे हैं इसमें, ऐसा तो नहीं है ना। हमें तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो ट्रिक के साथ में, थोड़े उदाहरणों के साथ में, थोड़े से कहूँ पहचानों के साथ में याद रखने की कोशिश करो। क्वेश्चन अपने आप कहेगा मैं ये हूँ, आंसर अपने आप कहेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर लगा दो टिक। ठीक है, तो ये हुआ अव्यय भाव समास, जिसमें हो गया यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो ये क्या होगा? अव्यय भाव। यथा समय यानी कि समय के अनुसार। प्रतिक्षण हर क्षण। यथासंभव जैसा संभव हो। आजीवन जीवन भर। भरपेट पेट भरकर। आजन्म जन्म से लेकर। आमरण मरण तक। पहचान आपको बता दी गई है। ये मेरे को नहीं लगता किसी भी वीडियोस में या किसी भी यूट्यूब के चैनल पे बताई गई होगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ पहचान है। इन पहचानों को याद रखिए, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आंसर ठीक भी होगा। तो अव्यय भाव में आप समझ गए भाई, यथा आ सकता है शब्द के पहले में, प्रति आ सकता है, आ सकता है, भर आ सकता है। इस तरह के अगर हम ये शब्द देखने को मिल जाएंगे तो आप अव्यय भाव समास ही करके आइएगा। ठीक है, देख लेते हैं आगे। हाँ जी, हाँ प्रतिदिन। देखिए प्रति आ गया ना, यानी कि हर दिन। बे आ गया, बिना खबर के बेखबर। इसके कुछ अपवाद भी देख लो अब आप। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त, मतलब अव्यय है भी नहीं लेकिन प्रयोग भी उसका कैसा होगा? अव्यय की तरह ही होगा। ये कुछ अपवाद हैं, जैसे घर घर, रातों रात। ये नहीं है भाई, अव्यय नहीं है ये, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है अव्यय की तरह। तो ये अव्यय भाव हो जाएंगे, जैसे घर के बाद घर, रात ही रात में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकंड भेद की तरफ, जो है तत्पुरुष। तत्पुरुष थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। कारक पड़ा हुआ है ना, कारक पड़ा हुआ है ना, बस तो फिर आसान है। कारक नहीं पड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब कारक भैया अच्छे से याद है ना, समझ में आ चुके हैं ना, फिर तत्पुरुष से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। देख लेते हैं। इस समास में पहला पद तो गौण होगा, ऊपर बात हो चुकी है। तो दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होगा, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। भाई इसमें ना तो कर्ता आएगा कारक और ना ही आएगा संबोधन। कौन कौन से नहीं आएंगे? कर्ता और कारक नहीं आएंगे। जब कर्ता और कारक नहीं आएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो इनमें से क्या होगा? माइनस हो गया ना। 8 8 होते टोटल, 8 में से 2 माइनस हो गए तो 6 हो गए। तो कर्ता हट गया और संबोधन हट गया, इसलिए इसके कितने प्रकार हैं? 6 होंगे। किसके? तत्पुरुष के। किसके होंगे? तत्पुरुष के। तत्पुरुष ले डूबता है, याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं। पहला
ये देखिए कर्म तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह को है। बात की थी ना हमने, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह क्या था, को था इसमें। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। हमने दूसरी तीसरी लाइन में ही पढ़ा था कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है समास में, है ना। भूलना नहीं है, मैं बार बार इसलिए, पता है वीडियोस भी लंबी हो जाती है बोल बोल के, क्यों, ताकि आपके माइंड में ना वो चीज़ें छप जाए, भले ही लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो माइंड में ना बैठ जानी चाहिए। बार बार सुन के, सरल भाषा में सुन के, आम बोलचाल की भाषा में सुनकर ना जितना ज़्यादा समझ में आता है ना, मैं सच बता रही हूँ, बुकिश लैंग्वेज को नहीं आता, उतना नहीं आएगा। पुस्तक की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उससे नहीं आ पाता है। जितना हम लोग उसको सरल करने की कोशिश में कर रही हो ना, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ज़रूर ज़रूर उठाइए। ठीक है, देखिए जैसे कि समस्त पद, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका लोप हो गया है, इसका लोप हो गया, किसका, विग्रह, ओ सॉरी, विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया है, तभी तो ये बना है ना। बस इतना याद रखो, विभक्ति चिन्हों का हो जाता है लोप। चलिए बात कर लेते हैं आगे। शरणागत, शरण को आया हुआ, सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। अब देखो करण तत्पुरुष समास को भी देख लो, इसमें क्या होगा, से, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से, इसका हो गया लोप। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है ना से, इनका हो जाएगा लोप, और हमारे पास समास ये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लो संप्रदान तत्पुरुष के लिए हो जाएगा। संप्रदान भूले तो नहीं हो ना, और भूलना भी मत। ठीक है, जितना आप बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे ना, आप नहीं भूल सकते, मरते दम तक भी नहीं भूल सकते। अच्छे से इसको ना बार बार देखो, बार बार समझो, और जो लिखा है ना उसको पढ़ा भी करो साथ साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, उसको भी आप लोग भी साथ साथ पढ़ा करो। ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह है, के लिए होगा। ये देखिए के लिए, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत। ये वाला थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये जो विभक्ति चिन्ह है ना के लिए, इनका क्या होगा, इनका होगा लोप। फिर हमारे पास में आ जाएंगे ये समस्त पद या समास कह देंगे हम इन्हें। फिर आता है अपादान, कौन सा आता है, अपादान, से पृथक या अलग होने के लिए। ये याद होगा आपको, मैंने पेड़ बनाया था, पेड़ से पत्ता गिराया था, याद है। फिर मैंने कहा था कि भाई अलग होने की स्थिति है, पृथक होने की स्थिति है। देश निकाला यानी कि देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, है ना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास को देख लो, कारक को देख लो, का के की आ जाएगा इसमें। गंगा जल, गंगा का जल, नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, राजा की माता, जलधारा, जल की धारा, मतदाता, मत का दाता। लोप हो गया, फिर ये आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अधिकरण के बारे में, जो कि है इसमें तत्पुरुष में लास्ट है, इसका भेद 6 है, तो छठे पर बात कर लेते हैं, च पर। अधिकरण तत्पुरुष समास में होगा में और पर, ये विभक्ति चिन्ह है, ये आपको ना अच्छे से याद होगा, जब आप कारक पढ़ेंगे ना तब होगा। जैसे टेबल है पूरी, उस टेबल को देखना आप, इसके आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है सब कुछ। जलमग्न, जल में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर में और पर का हो गया है लोप, और हमारे पास ये वाली चीजें आ चुकी हैं, समास या समस्त पद आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज हमने जो बात की है वो बात की है समास के भेद के बारे में, और उसमें से हमने पहला पढ़ लिया है, वो है अव्ययी भाव पढ़ा हमने। मज़ा आया ना पढ़कर, अच्छा लगा ना, समझ में भी आना चाहिए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष। कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे, बचे हैं 4 और, कितने बचे हैं, 4 और बचे हुए हैं। ठीक है, अब
आज तो हम ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं, और तत्पुरुष में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इसमें कारक भी आ जाते हैं ना, 6 आ जाते हैं, प्रकार आ जाते हैं इसके। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे द्वंद्व के बारे में, बहुव्रीहि के बारे में, द्विगु के बारे में और कर्मधारय के बारे में, और थोड़े से जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से या एक साथ ही पूरा मैटर दे दूंगी तो प्रॉब्लम होगी, दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, इतनी ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, और टॉपिक, कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को तो एकदम क्लियर करके ही रखना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी आती है ना तो क्या करना है, बिल्कुल उसको कर डालना है। फिर हमें क्या करना है, मतलब पीछे नहीं आना है, आगे आना है। फिर चलिए रखिएगा अपना अपना ध्यान सभी लोग। धन्यवाद।